हाँ देखिए, और देखिए अब क्या करना हमको, कैंटिलीवर बीम का पिछला बार मतलब पिछले क्लास में हम किसका डिज़ाइन किए थे, सिंपली सपोर्टेड बीम का। इस चैप्टर में 3 डिज़ाइन है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और लिंटल। तो आज कैंटिलीवर हो जा रहा है, कल लिंटल करा देंगे। तो डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट ही ऐसे आता है कि डिज़ाइन स्टेप लिखे कैंटिलीवर बीम का, बस डिज़ाइन स्टेप 10 नंबर का है ना, इसलिए पूरा डिटेल में लिखे। मैं लिख देंगे तो एक उसका हिम्मत नहीं 1 नंबर काट दे। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ओवरऑल डायमेंशन ऑफ बीम, यानी वो कहेगा कि एक कैंटिलीवर बीम बनाइए जो दीवार से 2 मीटर बाहर निकला हुआ है और उस पर 50 किलो न्यूटन लोड डाला जा सके, जो भी कहा दे, इन लोड और लंबाई देगा, उसके अनुसार हम मानेंगे, क्या मानेंगे, एज्यूम टोटल डेप्थ हम मानेंगे स्पान बाई 4 से स्पान बाई 6 तक, है ना। फिर हम कहेंगे कि पहले में कोई नियम कानून नहीं चलता है ना, पहला कुछ भी रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे 200 mm 400 mm 500 mm रख सकते हैं, लेकिन मैटर कहाँ करेगा अभी हम देखेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, स्पान बाई 4 से लेकर स्पान बाई 6 तक 200 300 400 जो भी आ जाए हम मान लिए, ये जो मतलब माने। उसके बाद क्या होगा, फ्री एंड। अब देखिएगा जो कैंटिलीवर बीम होता है कैसे होता है, ये हो गया, हाँ एक हो गया, एक फिक्स एंड होता है, ये हो गया आपका वाल, और वाल में एक फिक्स हो गया, और एक क्या हो गया आपका फ्री हो गया। देखिए यही क्या हो गया आपका कैंटिलीवर बीम, समझ आ रहा है। एक क्या हो गया आपका वाल हो गया। तो देखिए लिखें एज्यूम डेप्थ या फिक्स एंड, यानी इधर का गहराई तो पता चल गया, डी जिसे कहते हैं, कितना, स्पान बाई 4 टू स्पान बाई 6, लेकिन दूसरे तरफ की गहराई कितना मानेंगे, 100 से 200 mm। इसको एक कितना मान लेंगे, 100 से लेकर के 200, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, डी डैश, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ कितना मानना है, कोई बात नहीं है, कैपिटल डी में से इफेक्टिव कवर घटा देना है। इफेक्टिव कवर 30 से 50 mm होता है। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी माननी है, d/2 से 2d/3। जनरली हम कितने पर काम करेंगे, d/2 पर, हो कुछ भी सकता है। यानी पहले को कहते हैं थंब रूल, इसका कोई नियम कानून नहीं है पहले का। अब मैटर कहाँ करेगा हम देखेंगे अभी। दूसरा क्या निकालना है आपका, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। कौन कम हो, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ निकाले हैं ऊपर, इसका आधा L + d/2। उसके बाद क्या होता है, क्लियर स्पान सपोर्ट की चौड़ाई बाई 2, पिछले वाले में बाई 2 नहीं था सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो ये पूरा डिजाइन कहाँ से है, इसे लिख सकते हैं IS रिकमेंडेड, ठीक है। यानी IS कोड द्वारा IS कोड बता दिया है कि ऐसा होता है तो होता है ना। कह दिया है कि इफेक्टिव लेंथ L + d/2 लेना है, वो बता दिया है। जबकि उसका क्या बताया था, किसका, सिंपली सपोर्टेड का L + स्मॉल d लेना था, है ना, इसमें d/2 है। अब देखिएगा आपको ओवरऑल डायमेंशन मिल गया, बीम का लेंथ मिल गया। उसके बाद निकालेंगे लोड। तो लोड W1 यूडीएल दिया रहेगा, हमें पहले ही बताया, वो कहेगा इतना लंबा बीम है जिस पे इतना लोड वहन कराना है, तो लंबाई भी दे देगा यहाँ पे और लोड भी दे देगा। उसके बाद देखिएगा वो तो कह दिया कि इतना लोड वहन कर रहा है, यूडीएल तो दे दिया है कि नहीं, लेकिन बताइए बीम का स्वयं का भार होगा कुछ, बीम का, उसके कारण भी बीम बेंड होगा। तो बीम का स्वयं का भार कैसे निकालेंगे भाई, इस लंबाई, इसकी कुछ चौड़ाई होगी और गहराई अलग अलग एवरेज ले लिए, है कि नहीं। पिछले में लंबाई चौड़ाई गहराई डायरेक्ट था, लेकिन इसमें क्या है अलग अलग है, तो क्या ले लिए हैं, एवरेज ले लिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या हुआ, घनत्व RCC का, है ना, तो निकल जाएगा कि भाई सेल्फ लोड कितना है। उसके बाद हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। अब देखिएगा जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL² होता है। सॉरी, जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लगा रहता है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL² होता है। उसके बाद देखिएगा और क्या, बीम का सेल्फ लोड कहाँ काम करेगा, देखिएगा बीम का सेल्फ लोड इसके गुरुत्व केंद्र पे काम करेगा। बीम का सेल्फ लोड कहाँ करेगा, काम करेगा इसके गुरुत्व केंद्र पर। इस बीम के सेल्फ लोड को न्यूटन प्रति मीटर में नहीं निकालते हैं। पिछले वाले बीम के सेल्फ लोड कैसे निकालते थे, न्यूटन पर मीटर, इसमें न्यूटन पर मीटर में नहीं निकालेंगे। अब कहेंगे क्यों, अब देखिएगा क्या प्रत्येक मीटर का लोड सेम हो सकता है क्या, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ गहराई कुछ और है, यहाँ की गहराई कुछ और है, तो प्रत्येक मीटर का लोड क्या सेम हो सकता है,
नहीं हो सकता। तो यहाँ किस में निकालना पड़ेगा, कैपिटल एल रखना पड़ेगा, मतलब कि पॉइंट लोड के रूप में निकालना पड़ेगा। लंबाई भी रख देंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम में लंबाई कितना रखते थे 1, लेकिन इसमें टोटल लंबाई को क्या करेंगे हम रख देंगे, समझ रहे हैं। धूप होता है ना, चमकने लगता है, ठीक है। इसमें टोटल लंबाई को जब रख देंगे तो पर मीटर में तो आएगा नहीं, डायरेक्ट न्यूटन में आ जाएगा, है ना, यानी पॉइंट लोड के रूप में आ गया। लेकिन वो पॉइंट लोड कहाँ काम करेगा, इसके गुरुत्व केंद्र पर। ए पॉइंट लोड वही आपका, जैसे कि यही आपका इस तरह बीम रहता तो पॉइंट लोड उसके सेंटर पे काम करता, ये यूडीएल भी तो उसके सेंटर पे ही काम कराते हैं, है ना। लेकिन इसका कहाँ काम करेगा, इसके गुरुत्व केंद्र पर। अब इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ मिलता है वो हम निकालते हैं इससे। तो जब कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड लगा हो तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, W/L। एक बार लिखवाए थे, क्या होता है W/L। तो पॉइंट लोड W2 को पॉइंट लोड हो गया तो उसका बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, W/L। x क्या होता है, यहाँ से ए वाला दूरी x बार, उसको गुरुत्व केंद्र से दूरी, है ना। अब वही x बार निकालने का फार्मूला क्या होता है, D+2D' D+D' इंटू L/3। ये कहीं पढ़े होंगे आप लोग, किस में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, इस तरह का इस तरह का होगा कहीं। इसे क्या कहते हैं हम, हाँ जो भी हो, इसका गुरुत्व केंद्र ऐसे ही निकलता है। कैसे मिलेगा, ए मिल जाएगा B, ए मिल जाएगा B', ए क्या मिल जाएगा L, मतलब जो भी मिल जाए, समझ रहे हैं। तो वही है D, ए क्या हो जाएगा D'L, तो यही मिलता है D+2D' D+D' इंटू L/3। इसमें XY रहता है, तो इसका गुरुत्व केंद्र ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी तो उसी आकार में है ना। तो इसका गुरुत्व केंद्र फार्मूले से निकालेंगे D+2D' D+D' इंटू L/3। अभी तक समझ आया। बेंडिंग मोमेंट जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लगाओ तो बेंडिंग कितना होता है, WL²/2। और जब कैंटिलीवर पे पॉइंट लोड लगाओ तो बेंडिंग कितना होता है, W/L होता है। चलिए अब क्या होता है कि इतना तो बेंडिंग मोमेंट आप पर आ रहा है भाई, इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है भाई, फैक्टर बनाने के लिए 1.5 से गुणा किए हैं, है ना। अब उतना बेंडिंग मोमेंट आप बीम ऐसा बनाएंगे कि उतना बेंडिंग मोमेंट वहन कर ले, है ना। उतना बेंडिंग मोमेंट जितना आ रहा है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट बीम पर आ रहा है, तो आप ऐसा बीम बनाएंगे कि उतना फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट को वहन कर ले। तो वही लिखे हैं कि इक्वेट बैलेंस। इक्वेट मतलब होता है बनाना, क्या बैलेंस बना रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी बैलेंस बना रहे हैं फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट से, किसके, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे ये बीम की ताकत होती है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, बीम का स्ट्रेंथ दिखाता है। तो जितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा था उतना बीम का स्ट्रेंथ हो गया, MU लिमिट रख दी है। अब MU लिमिट का फार्मूला क्या होता है, RU/BD² FC के। यहाँ से D रिक्वायर्ड, कितना हमको D की ज़रूरत है, यहाँ से रिक्वायर्ड D आया, ये तो माने हुए थे। अब क्या है कि जितना रिक्वायर्ड है ना, एकदम काले दिख रहे हैं यार, कभी धूप हो रहा है, कभी छाँव हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। नहीं ऑटोमेटिक नहीं, हाँ देखिएगा। अब देखिए यहाँ से रिक्वायर्ड, यानी इतना हमको ज़रूरत है D का, इतना हमको D की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड। अब बताइए जो माने हुए हैं D, यदि जितना ज़रूरत है उससे अधिक माने हुए तो मेरा काम ठीक है ना। लेकिन जब D रिक्वायर्ड है, जो माने हुए हैं उससे कम आ गया, मतलब अधिक आ गया। अब आप माने हैं 200 mm, यहाँ आ गया कि नहीं रिक्वायर्ड ज़रूरत है आपको 300 mm का, तब तो काम नहीं चल पाएगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अब स्पैन बाइक पहले 4 लिए होंगे, 6 लिए होंगे, तो एडिट करेंगे, चेंज करेंगे, फिर इसमें चेंज करेंगे। और गलत आ ही नहीं रहा है, नहीं तो हम बता देते कहाँ चेंज करना है आपको, ठीक है। देखिए फिर धूप हुआ है ना, पाउडर से नहीं मतलब है भाई। अब समझिए, अब यहाँ तक हो गया काम, यहीं तक मेन है। उसके बाद क्या निकालना होता है हमको, रीइंफोर्समेंट। क्या निकालना है, रीइंफोर्समेंट निकालना है। तो AST रिक्वायर्ड का फार्मूला सबको पता है, टोटल कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स निकालते हैं 0.36 FC के XU max B 0.87 FY
वह यूजिंग इतना में मेन बार का डाया यूज कर लेंगे। एक बार का डाया कितना हो जाएगा, 80 का मान कितना हो जाएगा, पाई/4 फाई का स्क्वायर, नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा, कुल छड़ में एक छड़ का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। उसके बाद एक्चुअल रेनफोर्समेंट नंबर ऑफ बार में एक छड़ के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। उसके बाद मिनिमम चेक करेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट में कहीं आपका जो छड़ डाले हैं वो कहीं मिनिमम से कम तो नहीं है ना, तो चेक करेंगे, चेक इन मिनिमम रेनफोर्समेंट AT0 से 0.885 BD अपान में FY। यदि AT0 ST एक्चुअल से कम है तो ठीक है, ये जो मिनिमम से मिनिमम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखेंगे हम लोग क्या, चलिए स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 क्या होता है बताइए, याद है कुछ? स्टेप नंबर 8 क्या होता है? नहीं इसमें नहीं निकाल, उसमें भी छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम कहीं मैक्सिमम से मैक्सिमम होता ही नहीं है, रेंडमली देखा गया तो सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम चेक को छोड़ सकते हैं, है ना। हाँ, चेक इन शियर को, चेक इन शियर। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी इक्वल टू क्या होता है, VU अपान में BD होता है। लेकिन यही हमको VU अलग निकालना पड़ेगा। VU क्या होता है, जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर बताइए यूडीएल लगा रहता है तो क्या होता है, W1 × L होता है कि नहीं होता है? अरे जब सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल लगा रहता है तो शियर फोर्स क्या होता है, W × L। सॉरी, जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लगा रहा था तो क्या होता है, W × L। और जब कैंटिलीवर पर पॉइंट लगा रहा था तो उसका क्या होता है, सिर्फ W2 होता है, और 1.5 से गुणा कर देंगे। इधर लिखवाए तो थे सब, सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर का लिखवाए थे, फिर लिखवा दें। देखिएगा, जब सिंपली सपोर्टेड पे यूडीएल लगा हो तो क्या होता है, लिखवाए थे एक दिन जी। शियर फोर्स क्या होता है, WL/2, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL² अपान में 8। जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे पॉइंट लोड लगा हो, उसके बीच में लगा हो, तो शियर फोर्स क्या होता है, W/2, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL अपान में 4। जब कैंटिलीवर पे यूडीएल लगा हो तो शियर फोर्स क्या होता है, W × L, देखिए है ना, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL² अपान में 2, अभी पीछे दिखे थे। और जब कैंटिलीवर पे पॉइंट लगा हो, एकदम बाहर पॉइंट लगा हो, तो शियर फोर्स क्या होता है, W, और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, W × L। तो देखिए यूडीएल के लिए WL हो गया शियर फोर्स, और पॉइंट लोड के लिए सिर्फ W हो गया। बेंडिंग मोमेंट में देखिए WL² अपान में 2 लिखे थे, और W2 × X बार लिखे थे, है ना। देखिए यहाँ से नोट कर लीजिएगा, अभी नोट कर लीजिए उसको। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद निकालते हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। क्या निकालते हैं, डिजाइन, पहला हो गया। दूसरा क्या निकालते हैं, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। इसके लिए क्या निकालेंगे भाई, हम लोग P निकालेंगे, परसेंटेज P निकालेंगे 100 AST अपान में BD। फिर सारणी से टाउ C का मान क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। तीसरा क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑफ टाउ C एंड टाउ V। नहीं समझ आ रहा होगा, अरे छूटा हुआ तो कैसे आएगा। हाँ तो ठीक है, काले हो जाए चलेगा, गोरे ना। क्या होता है कि जब गोरे होता है पूरा लाइट है ना, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है। काला में हम काले दिखेंगे, बोर्ड दिखता है, ठीक है। यानी अब इसको इतना काले लग रहा है कि इसको डालेंगे नहीं कहाँ, यूट्यूब पे। और देखिएगा, हाँ अब क्या आ जाएगा, यदि टाउ भी लेस देन क्या है, टाउ C। और समझिए, यदि क्या है ना कि टाउ भी कम हो गया किससे, टाउ C से, तो बीम तो कटेगा नहीं, मेरा बीम नहीं कटने वाला। तो लिखेंगे मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो लिखेंगे यूजिंग टू लेग्ड
2 legs vertical stirrups लिखेंगे डाया ऑफ 2 legs वर्टिकल स्टीरप्स क्या ले लें हम 5। तो एस भी क्या हो जाएगा 2 गुणे π/4 5 का स्क्वायर। लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट SV1 क्या हो जाएगा 0.87 FY अपान में ASV अपान में 0.4 B हो जाएगा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट SV1 क्या हो जाएगा 0.87 FY ASV अपान में 0.4 B। उसके बाद क्या लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। पहला क्या हो जाएगा 0.75 D और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 300 mm। इसको उतारना, जल्दी उतारिए, मिटाएंगे आप। अब समझिएगा अब देखिएगा, अब क्या हो जाएगा यदि दूसरा देखिए यदि टाउ भी इज ग्रेटर देन टाउ सी तो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड प्लस मिनिमम शियर reinforcement is required। फिर लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ मिनिमम reinforcement, स्पेसिंग ऑफ मिनिमम reinforcement SV1 क्या हो जाएगा 0.87 FY ASV अपान में 0.4 B। लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। क्या हो जाएगा 0.75 D और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 300 mm, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट SV2 0.87 SV2 क्या हो जाएगा 0.87 FY ASV D अपान में VUS क्या होता है भाई VU माइनस टाउ से इंटू BD। फिर लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन, निम्न में से जो कम हो। पहला क्या हो जाएगा 0.75 D, दूसरा क्या हो जाएगा भाई 300 mm और तीसरा क्या हो जाएगा आपका SV1। ओहो अब क्या लिखेंगे 9वां स्टेप 9 क्या हो जाएगा आपका चेक इन डेवलपमेंट लेंथ, यानी LD इज लेस देन इक्वल टू 1.3 M1 अपान में VU प्लस L नॉट।
अब एल नॉट क्या होता है, 12 फाई और स्मॉल डी विच ईवर इज ग्रेटर, विच ईवर इज ग्रेटर, निम्न में से जो अधिक। M1 क्या होता है भाई, हाँ 0.87, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, आदिकाल से हम इतना ही बड़ा डिज़ाइन पढ़ाते हुए हैं। 0.87 FY AST D-0.42 XU। LD क्या होता है, 0.87 FY 5/4 टाउ BD। ठीक है। अब स्टेप 10 क्या हो जाएगा, स्टेप 10 क्या हो जाएगा भाई, एंकर बार। एंकर बार हम लिख दे रहे हैं, बीम के इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे इसको, इंक डाल लें। बीम के निचले भाग में दोनों कोनों पर 8 mm से 12 mm के दो एंकर बार लगाएंगे, एंकर बार डालेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 11 क्या हो जाएगा भाई, कार्टलमेंट बार। कार्टलमेंट हैं नहीं होगा, कार्टलमेंट बार मेन बार के आधे छोरों को L/2 पर एक दो काट देंगे। कटलमेंट बार समझा देंगे आपको, बनाएंगे तब। स्टेप नंबर 12 क्या हो जाएगा, स्केच। एंकर बार 2 नंबर लिखेंगे, मेन बार। ये जो काटे हैं इसे कहते हैं कार्टलमेंट बार। इसे कहते हैं D', इसे कहते हैं D। ये लंबाई निकल जाता है बाहर। ठीक है। इसी में हम बना दे रहे हैं जो आपको नहीं, चलिए ठीक है, इसी में हम बना दे रहे हैं जो आपको नहीं बनाना। ठीक है। W2 ताकि आपको पता चले W2 है क्या। ये W2 ठीक है, आपको नहीं बनाना है। x बार दूरी पर W2 काम करता है, बाद में भूल जाएंगे। ठीक है। x बार दूरी पर W2 काम करता है। W2 वाला और x बार नहीं बनाना। चलिए ठीक है, बाकी तो हम ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग में पढ़ाएंगे सारी चीज़ें।